दिखाएं। चंडीगढ़ से आ रही है, जहां पर सीएम मनोहर लाल विशेष चर्चा करने वाले हैं। प्रदेश के किसानों से ये विशेष चर्चा होने वाली है। सीएम मनोहर लाल विशेष चर्चा करेंगे, इस वक्त की बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां पर प्रदेश के किसानों के साथ सीएम संवाद करेंगे। लाभार्थी किसानों से ऑडियो संवाद करेंगे सीएम मनोहर लाल। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, सीएम मनोहर लाल एक बार फिर से अब विशेष चर्चा करने वाले हैं। प्रदेश के किसानों के साथ सीएम ऑडियो संवाद करने वाले हैं। इस वक्त की बड़ी खबर चंडीगढ़ से आपको बता रहे हैं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल विशेष चर्चा किसानों के साथ। सीएम मनोहर लाल ने शुक्रवार को हरियाणा विधानसभा के शीतकालीन सत्र के दौरान सदन में विधायक चिरंजीव राव के सवाल पर जवाब देते हुए कहा कि रेवाड़ी में केंद्र सरकार की ओर से जल्द ही एम्स स्थापित किया जाएगा। उन्होंने कहा कि साल 2015 में रेवाड़ी क्षेत्र लोगों की मांग पर यह घोषणा की गई थी कि यहां एम्स बनना चाहिए। इस विषय को लेकर राज्य सरकार ने केंद्र सरकार के साथ बातचीत करके इस विषय को आगे बढ़ाया और वर्ष 2022 में केंद्र सरकार ने हमारे इस अनुरोध को मान लिया है। उन्होंने आगे कहा कि एम्स के लिए चिन्हित जमीन वन विभाग की निकली, जिसके बाद नए सिरे से भूमि का चयन किया गया है। अब एम्स के निर्माण के लिए जमीन की खरीद करके केंद्र सरकार को पट्टे पर दी जा चुकी है। वहां 4 दीवारी बनाई जा चुकी है। एम्स बनाने के कार्य केंद्र सरकार के हैं और टेंडर आमंत्रित करने जैसी प्रक्रिया जल्द ही केंद्र सरकार द्वारा पूरी की जाएगी और जल्द ही निर्माण प्रक्रिया शुरू होगी। वेतन बताते हैं कि हम इसकी कोशिश करेंगे कि एम्स खुले। 2015 में अपनी एक इंटेंशन हमने बताई थी कि यहाँ के लोगों की जो इच्छा है कि एम्स बनना चाहिए, हमने कहा, कहने के बाद हमने इसको परस्यू किया और परस्यू करने के बाद अंततः भारत सरकार ने उसको 2019 में माना। उससे पहले तो माना भी नहीं, लेकिन मानने के पीछे भी मनाने के लिए भी हमको प्रयत्न करने पड़े। एम्स सारे देश भर में एक एक एम्स उन्होंने जब दिया तो उस समय हरियाणा में भी एक एम्स दिया। 2019 के बाद फिर जिस जमीन पर वहां के लोगों ने एक इच्छा बताई कि ये जमीन हो सकती है, वो जमीन फॉरेस्ट की निकली और फॉरेस्ट के निकलने के बाद उसको फॉरेस्ट से बाहर करने के लिए बहुत प्रयत्न करना पड़ा। अंततः हमको जमीन भी दूसरी देनी पड़ी। उस फॉरेस्ट की जमीन के ऊपर वो एम्स बनना उन्होंने जब मना किया, तब जाके जमीन का अदल बदल हुआ और इस सारी प्रोसेस में कुछ समय जरूर लगा है, बीच में कोविड भी आया है। तो अब फाइनली वो जमीन भी तय हो गई है, जमीन खरीदी भी गई है, खरीद करके उस जमीन की 4 दीवारी भी हो गई है और अब केंद्र सरकार ने उसका जो टेंडर करना है और बाकी सारी चीज करनी है वो केंद्र सरकार ने करनी है, हमको नहीं करनी है। फिर भी वो जो जैसा बताया हमारे मंत्री जी ने कि बहुत जल्दी उस पर काम जो केंद्र सरकार की ओर से यस होकर के आएगा तो जल्दी हो जाएगा। खास करके उसमें जो संसद की सुरक्षा में सेंध को लेकर कांग्रेस के पूर्व कैप्टन अजय सिंह यादव ने अपनी तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए भाजपा के उस सांसद को दोषी ठहराया जिन्होंने आरोपी को विजिटर पास उपलब्ध करवाया था। इतना ही नहीं, उन्होंने भाजपा के विकसित भारत संकल्प यात्रा को एक भ्रामक प्रचार बताया है। कैप्टन अजय सिंह यादव रेवाड़ी में आयोजित रेंज गला और विजय दिवस कार्यक्रम के अवसर पर शहीदों को श्रद्धांजलि देने पहुंचे थे। इसी दौरान उन्होंने भूतपूर्व सैनिकों को सम्मानित भी किया। कैप्टन ने सरकार की अग्निवीर योजना को भी युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ बताया। अब उनके इन आरोपों में कितनी सच्चाई है, ये जनता अच्छी तरह से जानती है और देख भी रही है। कर रहा है
आज हम लोगों ने रजांगला दिवस और विजय दिवस आज के दिन ही आप सब लोग जानते हैं 1971 में श्रीमती इंदिरा गांधी और सैम मानेकशॉ जी के कुशल नेतृत्व में पाकिस्तान को जो है शिकस्त दी थी और बांग्लादेश का जन्म हुआ था। कैप्टन अजय सिंह यादव। बल्लभगढ़ से ये खबर जहां पर पहचान पत्र की समस्याएं अब दूर की जाएंगी और परिवहन मंत्री का ये अहम कदम है जहां पर मूलचंद शर्मा ने उद्घाटन किया है और आज शाम तक ये कैंप चलने वाला है। अधिकारी भी इस कैंप में मौजूद रहने वाले हैं। और एक एक बिंदु पर चर्चा करके और 3 लाख एकड़ से 1.5 साल में 6 लाख एकड़ में पानी पहुंचा देंगे और 5 सालों में मऊगंज जिले को मिलाकर 9 लाख एकड़ में पानी पहुंचाने की व्यवस्था की जाएगी। उस पर मैंने काम शुरू कर दिया है। सर, आदेश दिए गए जनहित को लेकर कि मांस और मछली मार्केट में नहीं बिकेगा। विपक्ष को बड़ी आपत्ति है सर। इसके अलावा लाउड स्पीकर मंदिरों में और मस्जिदों में लाउड स्पीकर को लेकर भी आदेश जारी। विपक्ष हमलावर है सर आपके घर से। देखिए, ये नियम तो पहले से ही है। फूड सेफ्टी के अंतर्गत मांस और मदिरा वाला भी पहले से ही है। सिर्फ उसको कड़ाई से लागू करने के लिए कहा गया है। हरियाणा के गृह और स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने अपने आवास पर प्रदेश के विभिन्न जिलों से आए सैकड़ों लोगों की समस्याओं को सुना और संबंधित अधिकारियों को कार्रवाई के दिशा निर्देश दिए। हिसार में आए परिवार ने गृह मंत्री अनिल विज को बताया कि कुछ आरोपियों ने परिवार के सदस्यों के साथ मारपीट की थी, जिससे उनके भाई की मौत हो गई थी। पुलिस ने हत्या का मामला तो दर्ज किया, लेकिन अब तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है। गृह मंत्री ने हत्या मामले में कार्रवाई नहीं होने पर एसपी को फोन करते हुए सख्ती से कार्रवाई करने और आरोपियों को जल्द गिरफ्तार करने के निर्देश दे दिए हैं। गुरुग्राम में अब ड्रोन के जरिए ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करने वालों पर पहली नजर रखी जा रही है और खासकर सड़कों पर अपनी लाइन में ना चलने वाले वाहनों को ड्रोन के जरिए चिन्हित करके उनके चालान काटे जा रहे हैं। पिछले एक सप्ताह से गुरुग्राम ट्रैफिक पुलिस ने लगातार गुरुग्राम दिल्ली एक्सप्रेसवे पर लाइन में ड्राइव न करने वाले वाहनों चालकों को खिलाफ स्पेशल अभियान चलाया हुआ है और इस मुहिम के तहत लोगों को जागरूक करना भी ट्रैफिक पुलिस का खास मकसद है, क्योंकि अक्सर देखा गया है कि अपनी सही लाइन में ड्राइविंग न करने की वजह से सड़क हादसे होते हैं और लोगों की जान जाती है। कि खिड़की टोल से लेकर सिरहौर बॉर्डर तक जो हैवी व्हीकल के लिए और कमर्शियल व्हीकल के लिए ड्राइविंग का ट्रैफिक पुलिस ने अभियान चलाया हुआ है। इस संबंध में इस दिसंबर माह में ही लगभग 6000 चालान ऐसे व्हीकल्स के किए जा चुके हैं और अब इसका सुपरविजन हम ड्रोन की सहायता से कर रहे हैं। एक ड्रोन हमारे पास है जिसमें आज हमने ड्रोन की सहायता से चालान करने शुरू किए हैं और सोमवार को एक ड्रोन और भी मंगाया जाएगा, जिससे कि पूरे खिड़की टोल से सिरौल बॉर्डर तक हम ड्रोन की सहायता से खबर कैथल से है, जहां एक युवक को अमेरिका भेजने के नाम पर पटियाला के आरोपियों ने 36 लाख रुपए ले लिए। युवक को दुबई के जरिए अमेरिका पहुंचाने का दावा किया, लेकिन आरोपियों ने इसे अफगानिस्तान के रास्ते अन्य देशों में ले जाने के बाद बंदी बना लिया।
फिर उसके परिवार से और रुपए ऐंठ लिए। रुपए लेने के बाद भी युवक को खाने पीने के लिए तरसाया गया। वहीं विदेश से वापस लौटने पर इस मामले की शिकायत कर दी गई। पटियाला के सदर पुलिस स्टेशन में ठगी के शिकार युवक अभिषेक के पड़ोसी गुरशरण सिंह की शिकायत पर केस दर्ज किया गया है। पुलिस ने इस केस में गुरसेवक सिंह, उसके पिता बलदेव सिंह गांव पनोदिया पटियाला के अलावा जसपाल सिंह मानसा को आरोपी बनाया गया है। फरीदाबाद में एक बार फिर तेज रफ्तार कार का कहर देखने को मिला है। मामला खेड़ी कला इलाके का है, जहां तेज रफ्तार कार ने स्कूली बच्चों से भरे ऑटो में टक्कर मार दी, जिससे ऑटो पलट गया और बच्चे गंभीर रूप से घायल हो गए। फिलहाल घायल बच्चों का अस्पताल में इलाज चल रहा है। वहीं इस मामले में घायल छात्र निखिल के पिता अनिल ने बताया कि उनके बेटे ने ही किसी से फोन करवाकर एक्सीडेंट की सूचना उन्हें दी थी। सूचना मिलने के बाद वह मौके पर जा रहे थे कि उससे पहले उनके बेटे व अन्य घायल बच्चों को बादशाह खान सिविल अस्पताल पहुंचाया जा चुका था। बच्चों के साथ टेम्पो में स्कूल जा रहे थे बच्चे, सामने से गाड़ी वाले ने टक्कर मारी। अच्छा, फुल स्पीड में गाड़ी वाला। कितने बच्चे थे इसमें? इसमें 8-9 बच्चे थे। अच्छा। रादौर में सुबह से कोहरे के चलते विजिबिलिटी कम होने के कारण सड़कों पर वाहन रेंगते नजर आ रहे हैं, जिससे लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। वहीं कोहरे के कारण ठंड बढ़ जाने से लोग जगह जगह अलाव का सहारा लेते दिखाए गए हैं। कोहरे के साथ सर्दी बढ़ी जाने से सुबह स्कूल जाने वाले छोटे बच्चों को भी काफी दिक्कत झेलनी पड़ी। वहीं बदलते मौसम में चिकित्सकों ने अस्थमा के मरीजों समेत बच्चों और बुजुर्गों को अपने स्वास्थ्य के प्रति सजग रहने की सलाह दी है। दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो कोहरा गेहूं की फसल के लिए फायदेमंद माना जा रहा है। इस बार देखने में बहुत आया कि बहुत ज्यादा कोहरा छा रहा है। ये इस सीजन का लगभग पहला ही कोहरा है और इस कोहरे की वजह से आम जन परेशान है, क्योंकि लाइबिलिटी बहुत कम है धुंध की वजह से। और इससे ज्यादा छोटे बच्चों को, जैसे स्कूली बच्चे हैं हमारे, उनको स्कूल में भेजने के लिए भी बहुत दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। हरियाणा के यमुनानगर में भारी धुंध और कोहरा के चलते वाहन चालकों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। विजिबिलिटी इतनी कम है कि सामने से आता वाहन दिखाई नहीं दे रहा। वहीं वाहन चालक फॉग लाइट चलाकर कछुआ चाल से वाहन चलाने को मजबूर हैं। स्कूल में जाने वाले बच्चे इस कड़कती ठंड में प्रभावित हो रहे हैं। बच्चों को स्कूल ले जाने वाले वाहन चालक और अभिभावक भी इस भारी धुंध और कोहरे की ठंड के चलते परेशान है। वाहन चालकों का कहना है कि इस मौसम की सबसे अधिक ठंड आज पड़ी है, जिसके चलते काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। आपको बता दें कि यमुनानगर का एक जिला उत्तर प्रदेश के साथ लगता है, तो वहीं दूसरी तरफ हिमाचल और उत्तराखंड के साथ सटा हुआ है। इसके साथ ही यमुनानगर से होकर ही यमुना बहती है, जिसके चलते ठंड और धुंध का प्रकोप इस इलाके में अन्य इलाकों से अधिक रहता है। तस्वीरें अपनी स्क्रीन पर आप साफ तौर से देख रहे हैं किस तरह से कोहरा छाया हुआ है। हरियाणा के यमुनानगर की ये तस्वीरें हैं, जहां पर भारी धुंध और कोहरा के चलते वाहन चालकों को भी भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। आपको बता दें कि विजिबिलिटी इतनी कम है कि सामने से आता वाहन दिखाई नहीं दे रहा है। वहीं वाहन चालक फॉग लाइट जलाकर कछुआ चाल से वाहन चला रहे हैं। वहीं स्कूल में जाने वाले बच्चे भी इस कड़कती ठंड से प्रभावित होते नजर आ रहे हैं और बच्चों को स्कूल ले जाने वाले वाहन चालक और अभिभावक भी इस भारी धुंध और कोहरे की ठंड के चलते परेशान हैं। वाहन चालकों का कहना है कि इस मौसम की सबसे अधिक ठंड आज पड़ी है, जिसके चलते काफी मुश्किलों का सामना उन्हें करना पड़ रहा है। वहीं आपको बता दें कि यमुनानगर एक ऐसा जिला है जो उत्तर प्रदेश के साथ लगता है, तो वहीं दूसरी तरफ हिमाचल और उत्तराखंड के साथ भी सटा हुआ है। जी, इस बार सर्दी की ये जो है ना पहली ठंड पड़ी है, बहुत कड़ाकेदार है और बहुत धुंध है। आज विजिबिलिटी बिल्कुल नहीं है। अभी बच्चे छोड़ने जा रहा हूँ तो बिल्कुल भी दिखाई नहीं दे रही अगली गाड़ियाँ भी। थोड़ी दिक्कत आ रही है गाड़ी चलाने में, बच्चों को छोड़ने में दिक्कत है इस चीज़ के लेके।
बाकी ठंड आज बहुत है, इस साल की पहली ठंड यही पड़ी है, पूरी धुंध है आज। हरियाणा राज्य नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के द्वारा कुरुक्षेत्र जिला में भी नशे के खिलाफ जागरूकता के माध्यम से नशा मुक्त हरियाणा का कार्य बड़ी तन्मयता से किया जा रहा है। वहीं ब्यूरो द्वारा इस कार्य के लिए जागरूकता कार्यक्रम और पूर्वास प्रभारी डॉक्टर अशोक कुमार वर्मा को कार्य सौंपा गया है। वे इस लक्ष्य की पूर्ति के लिए सजगता से कार्य कर रही हैं। राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान कुरुक्षेत्र में पहुंचे राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान में 266वां और राजकीय महिला औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान में 266वां एक दिवसीय नशा मुक्ति जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया, जिसमें युवाओं के साथ वार्तालाप के माध्यम से 3 महत्वपूर्ण बिंदुओं पर खुलकर चर्चा की गई, जिसमें सड़क सुरक्षा, जीवन रक्षा, साइबर अपराध से बचने के उपाय और सबसे महत्वपूर्ण नशा जीवन की कर्ता दुर्दशा और साइबर अपराध से बचने के उपाय बताते हुए कहा कि साइबर ठगी होने पर 1930 पर संपर्क करें। उन्होंने आगे कहा कि राष्ट्रीय अपराध अभिलेख ब्यूरो के आंकड़े कहते हैं कि अधिकतर 90% अपराधों की जड़ केवल और केवल नशा है। कार्यशाला में इस महत्वपूर्ण परिचर्चा में युवाओं को जोड़कर इसे रोचक बनाया गया और युवाओं ने बड़ी रुचि के साथ इस विषय पर सहभागिता करते हुए अनेक प्रश्नों के उत्तर देकर सम्मान प्राप्त किया। अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव 2023 का हर्षोल्लास के साथ 17 दिसंबर को आगाज होगा। इस महोत्सव का शुभारंभ उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ और मुख्यमंत्री मनोहर लाल करेंगे। इस महोत्सव की शुरुआत कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय में अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय के गीता सेमिनार के साथ होगी। इस सेमिनार के उपरांत उपराष्ट्रपति और मुख्यमंत्री मनोहर लाल ब्रह्म सरोवर, पुरुषोत्तमपुरा बाग में असम पवेलियन, हरियाणा पवेलियन, सूचना, जनसंपर्क, भाषा एवं संस्कृति कार्य विभाग की राज्य स्तरीय प्रदर्शनी का उद्घाटन करेंगे और फिर महापूजन और महाआरती में शिरकत करेंगे। इसके उपरांत गीता ज्ञान संस्थानम के कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। इन सभी कार्यक्रमों में सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। तारीख को माननीय उपराष्ट्रपति जी जो हमारा गीता जयंती समारोह का ऑफिशियल इनॉग्रेशन करेंगे, ओपनिंग सेरेमनी का, जिसमें पहले सेमिनार और उसके बाद ब्रह्म सरोवर पर जो हमारे असम पवेलियन, हरियाणा पवेलियन और DIPR की स्टेट एग्जीबिशन, ग्रुप फोटो और उसके बाद आरती में भी वो शामिल होंगे। सब इसकी आज एक रिहर्सल की गई थी, सबकी ड्यूटीज लगा दी हैं अलग अलग वेन्यूज पे। और मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने शुक्रवार को हरियाणा विधानसभा के शीतकालीन सत्र के पहले दिन प्रश्नकाल के दौरान विधायक नीरज शर्मा द्वारा पूछे गए सवाल के जवाब में कहा कि सरकार ने राज्य वित्त आयोग के माध्यम से सभी शहरी निकायों को विकास कार्यों के लिए स्टेट ऑन टैक्स रेवेन्यू SOTR का 7% प्रदान किया जाता है। इसके साथ ही निकायों की तरफ से उपलब्ध राशि को खर्च करने के बाद आवश्यकता पड़ने पर राज्य सरकार द्वारा अतिरिक्त अनुदान दिया जाता है। उन्होंने आगे कहा कि यदि निधि की आवश्यकता पड़ती है तो निश्चित रूप से सरकार अनुदान देगी। पिछले वर्ष सरकार ने शहरी निकायों के पास उपलब्ध राशि की जानकारी एकत्र की थी और ये सामने आया कि 5,500 करोड़ रुपए निकायों के पास बैंकों में जमा के रूप में पड़े हैं। लोकतांत्रिक व्यवस्था में 3 टियर सिस्टम है। 3 टियर सिस्टम में लोकल बॉडीज अलग विषय है, प्रदेश सरकार का अलग विषय है, सेंट्रल गवर्नमेंट का अलग विषय है। हम किसी के सिस्टम में इस प्रकार से डायरेक्ट इंटरफेयर करना ठीक नहीं है, क्योंकि ये सारे काम जो उन्होंने बताए हैं ये कारपोरेशन के काम हैं और कारपोरेशन पहले जो आदतें बनी हुई हैं हमारे सारे सिस्टम में पहले से कि इतना रुपया सरकार हमको दे दे, इतना दे दे, इतना दे दे। अब हमने वर्ष भर से ये सिस्टम बनाया कि जितना जिसके पास फंड्स हैं उन विषयों में, उस मद में जितना पैसा है उसको वहां अपना खर्च करें। आवश्यकता पड़ने पर, क्योंकि निश्चित राशि तो स्टेट फाइनेंस कमीशन के माध्यम से 7% जो हमारे बजट का सेल्फ, ये जो हमारा SOTR है, सेल्फ ओन रेवेन्यू
जो टैक्स है उसका 7% हम देते हैं। अपना एक सिस्टम है लोकतांत्रिक व्यवस्था में, 3 टियर सिस्टम है। 3 टियर सिस्टम में लोकल बॉडीज अलग विषय है, प्रदेश सरकार का अलग विषय है, सेंट्रल गवर्नमेंट का अलग विषय है। हरियाणा विधानसभा के शीतकालीन सत्र का पहला दिन था और कार्यवाही के दौरान विपक्ष ने कई मुद्दे सदन में उठाए और साथ ही सरकार की तरफ से जवाब भी दिए। सदन की कार्यवाही के बाद कांग्रेस विधायक दल के उप नेता आफ्ताब अहमद से हमारे संवाददाता ओपी शर्मा ने खास बातचीत की है, आपको सुनाते हैं। पहला दिन आज समाप्त हो गया। इसी पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ कांग्रेस विधायक दल के उपनेता आफ्ताब अहमद हैं, उनसे बात करते हैं। सर, आज के पहले दिन की कार्रवाई को आप कैसे देखते हैं? कितना फ्रूटफुल लगता है आपको? विपक्ष के जो मुद्दे उठाए गए थे सरकार ने किस तरीके से जवाब दिया? मैं समझता हूं कि चाहे प्रश्नकाल की बात हो, चाहे शून्यकाल की बात हो, चाहे हमारे स्थगन प्रस्ताव हो, ध्यानाकर्षण प्रस्ताव हो, सरकार का आप रवैया देख सकते हैं। बार बार हर सत्र में सरकार जो प्रदेश के वास्तविक मुद्दे हैं, जो इनकी कमियां हैं और जो इनके अपनी जो सरकार की नाकामी है उसको छुपाने का काम करती है। हमेशा ज्वलंत मुद्दे जैसे हैं, अब जहरीली शराब से दर्जनों लोगों की मौत हुई है, एक सच्चाई है। इसमें पुलिस का, प्रशासन का और पूरे स्टेट का एक फेलियर है और इससे हरियाणा को एक बदनामी का दंश झेलना पड़ा है। आज के दिन भी हुश ट्रेजेडी होना, उस बात को अगर हम स्थगन प्रस्ताव लेके आते हैं तो उसको ध्यानाकर्षण प्रस्ताव में संकलन कर देना इस बात को दर्शाता है कि ये जो चीजें आनी चाहिए जनता के सामने, उन चीज सामने लाने से उन चीजों को डरते हैं सदन के पटल पर, क्योंकि इनके पास जवाब नहीं होता। इसी तरीके से अपने जवाबों में भी कि ये जवाब मतलब सवालों में भी कि ये लंबा जवाब है और इसमें अनधिकृत कॉलोनी की बात कर रहा हूं और आप देख सकते हैं कि उसमें कैसे गोल करके, जबकि एक बहुत बड़ी वास्तविकता है कि अनधिकृत कॉलोनियां पनप रही हैं, हजारों की संख्या में ये उनको नियमित कर रहे हैं। और उसमें हो क्या रहा है, उसमें चाहे उसमें रजिस्ट्री की बात करें, गरीबों के साथ धोखा हो रहा है। ना उन्हें सड़क मिलेगी, ना उन्हें बिजली मिलेगी, ना पानी मिलेगा, ना एक व्यवस्थित जीवन जीने का अधिकार जो मिलेगा, लेकिन लूट जरूर हो जाएगी, उनके धन की लूट जरूर हो जाएगी। ध्यानाकर्षण प्रस्ताव फसल मुआवजा को लेकर वह जो बाढ़ से खराब हुई थी, सरकार की तरफ से जो जवाब रखे गए हैं कि मुआवजा दे दिया गया है या बाकी तरह की क्षतिपूर्ति पोर्टल के तहत जो भुगतान करने की प्रोसेस जो है जारी है, तो विपक्ष इससे कहां तक सहमत है? नहीं, हम बिल्कुल नहीं है। हमने बता दिया आपको, ये तो 2023 की जुलाई की बात बताई जो भारी वर्षा और फ्लड के कारण थी। हमने रबी 2022 की आपको सामने कर दिया। 109 करोड़ में से 42 करोड़ रुपए बंटना और मेरे जिले में तो एक साल में 32 करोड़ रुपए में से सिर्फ किसानों के मुआवजे के तौर पे 1 करोड़ रुपए का बंटवारा होना अपने आप में दर्शाता है किस तरह का शासन ये चल रहा है और किस तरह के धोखा एक किसानों के साथ कर रहे हैं। इनको किसानों की भरपाई करने से जो है उससे मतलब नहीं है, सिर्फ अनाउंस करने के लिए है कि घोषणा करने के लिए कि हमने इतना। एक सवाल और है कि आज सदन के अंदर दो विधेयक हैं जो वो आज ही पटल पर रखे गए, जबकि कहा जाता है कि जब सरकार बनी थी तो कहा था कि 1 हफ्ते पहले दिया जाएगा, फिर 3 दिन की बात हुई, लेकिन आज सीधे पटल पर प्रस्ताव रखे जो विधेयक रखे गए हैं, क्या कहेंगे? मैं आज आपने जो बात कही वो मैंने स्पीकर के सामने स्वयं ने इस बात को रखा कि हमारी परंपराओं को तो ऊपर तो चलते हो, लेकिन आपने अपनी परंपराएं जो स्थापित की थी उनसे आप हट गए हैं। पहले 5 दिन का आपने बिल का कहा था और हम नहीं एक्सेप्ट करेंगे। आप दिन के दिन आप बिल लाते हो, तो उस चीज का उन्होंने कहा कि हम ऐसा करेंगे और इसलिए चर्चा के लिए हमारी मांग पे उसे मंगलवार का करा गया कि हम 2-3 दिन। तो अपने आप देख सकते हो कि सरकार जो है सीरियस नहीं है। सरकार अपने काम में जो है कहीं खाना पूर्ति कर रही है और अपना टाइम पास कर रही है। तो ये थे हमारे साथ कांग्रेस के विधायक आफ्ताब अहमद, जिनका कहना था कि पहले दिन की कार्रवाई को लेकर विपक्ष के सवालों का जो है सरकार सही ढंग से जो है जवाब नहीं दे पाई। साथ ही विपक्ष जो भी पूछता उसको कहीं ना कहीं गोलमाल करने की जो है सरकार की कोशिश रहती है। चंडीगढ़ से हर खबर के लिए ओपी शर्मा।